नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने नई तरकीब निकाली है। इस साल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के 33,87,947 बच्चों का दाखिला करवाने का टारगेट स्कूल शिक्षा विभाग ने फिक्स किया है। इस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी स्कूल के ही टीचरों को दी गई है। एक शिक्षक 15 बच्चों का प्रवेश कराएगा। इसके लिए टीचरों को स्कूल के आसपास में न केवल घर घर जाकर बच्चों को तलाशना होगा, बल्कि बच्चों को दाखिले के लिए स्कूल लेकर भी आना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए प्रवेश और ड्रॉप आउट बच्चों की पूरी जानकारी जुटा ली है। इस जानकारी को भी टीचरों के साथ साझा किया जा रहा है ताकि टीचरों को बच्चों को तलाशने में आसानी हो सके। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा नव प्रवेश प्रबंधन नाम का पोर्टल भी बनाया गया है। सरकार ने इस अभियान को गृह प्रवेशम नाम दिया है। टीचर उन बच्चों के मेंटर भी बनेंगे जिनका वे स्कूल में प्रवेश कराएंगे। यानी सरकार ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को ही दे दी है। ये शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे वे स्कूल से नाता ना तोड़ें। घर घर संपर्क अभियान 15 दिन का है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इन बच्चों का 15 दिन में 100% सत्यापन भी करवाया जाएगा। इधर योजना के धरातल पर उतरते ही विरोध भी शुरू हो गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में घर घर जाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यह काम मोबाइल ऐप के माध्यम से ही कराया जाना उचित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की यह नई तरकीब कितनी कारगर साबित होगी, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग इस नई योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। ड्रॉप आउट रेट के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला करवाने के लिए राज्य सरकार पहले भी स्कूल चले हम अभियान सहित कई अभियान चला चुकी है। उन सभी अभियानों का हश्र क्या रहा, यह किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मध्य प्रदेश में हर वर्ष औसतन 24% के आसपास बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट मामले में मध्य प्रदेश देश में 13वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से 26,977 पद खाली हैं। ऐसे में किस तरह स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम हो पाएगा, यह चिंता का विषय है। इसी विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रवीण जी, टीचर घर घर जाएंगे स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए। हर टीचर को 15 बच्चों का टारगेट दिया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जहाँ तक स्कूल में प्रवेश की बात है, इस समय तो हर स्तर पे प्रयास करना पड़ेंगे जी। अगर एडमिशन करवाना है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, ये सारे प्रयास आज की डेट में कहीं ना कहीं करना पड़ेंगे। शिक्षक और आप देख रहे हैं 2 साल से जो माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए भी सरकार ने ये कदम उठाया है। और की जो है अब सारे शिक्षकों को भी 15 बच्चों का टारगेट दिया गया है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये प्राइवेट स्कूलों में अभी तक ये बता रही है कि प्राइवेट स्कूलों में हर टीचर या स्कूल हो या कॉलेज हो, टीचरों को लगातार टारगेट दिया सरकार। उनके टीचर जो कॉलेज है, बड़े बड़े चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे दूसरे प्रोफेशनल कोर्स वाले कॉलेज हो, उनके स्टाफ को हर साल पूरे देश में जाता है। वहाँ उनका समूह लगता है, वहाँ उनका कैंप चलता है। उस कैंप में रहते वो लोग एडमिशन कराते हैं, तब जाके जो व्यवस्था जो आंकड़ा है वो मुश्किल पूरा हो पा रहा है। तो अब क्योंकि 2 साल से शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, बच्चे स्कूलों से दूर हो गए हैं, उनको स्कूल से जोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन कराने की स्थिति में है, और खासकर छोटे बच्चों की जहाँ तक बात है, तो अब कोई भी पेरेंट्स अभी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। तो उनकी मानसिकता बदलने के लिए भी अब शिक्षकों को द्वार द्वार दस्तक देना पड़ेगी, पीढ़ी समाज देना पड़ेंगे। जो सारे प्रपंच होते हैं वो भी आपको अपनाना पड़ेंगे, तब जाके स्कूलों की हालत ठीक होगी। जी हाँ, उनको तमाम प्रयास करना पड़ेंगे इसके लिए कि
टारगेट पूरा हो जाए और बच्चे स्कूल में दाखिला ले लें। प्रवीण जी, पहले भी तमाम अभियान चले ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए स्कूलों में, तब बच्चों को लाने के लिए कि बच्चे स्कूलों में आए और पढ़ाई करें और नियमित आते रहें। उनका जो है कोई खास प्रभाव नहीं दिखा जो अभियान चले पहले भी, तो इससे ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे ये सब चीजें कारगर साबित होगी इसमें? खास समस्या है आज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों की बात करें, खासकर सरकारी स्कूलों की, जिनके लिए प्रयास किया जा रहा है। जी, आपकी सबसे बड़ी समस्या तो है कि बच्चों को स्कूलों में रोकने की है। जी हाँ, बिल्कुल। ड्रॉप आउट रेट इतनी बढ़ रहा है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सुविधाएं नहीं है। जो जी, पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए, आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास एक एक शिक्षकों अतिथि शिक्षकों भरोसे आप स्कूल चला रहे हैं। जी, लगातार 2015 से आपको 2015 में शिक्षा के अधिकार के तहत आपको 2015 में सारी नियुक्तियां कर लेनी थी, जो उस टाइम पे 1 लाख का आंकड़ा आया था। जी, आप अभी तक 40,000 भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। लगातार 3 साल से प्रयास चल रहे हैं। खासकर जो SC कोटे की सीट है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत मुश्किल 26% SC का बैकलॉग पूरा हो पाया है पिछले 4 सालों में। जी, तो ऐसे में आप चाहें कि माता पिता आए अपने आप आपकी स्कूलों की आपने जन भागीदारी से भी प्रयास किए, लेकिन कुछ ऐसा अभी कोई ऐसा पिक्चर बदलते हुए तस्वीर बदलते हुए अभी आ नहीं रही है, और इसके लिए आगे प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके स्थिति ठीक हो पाएगी। जी, और जो अभी आपने देखा पहले अभियान चलाया आपने, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलाओ अभियान है, जी, पर स्कूल बच्चे जाके करेंगे क्या? हाँ, टीचर की केवल कहानी सुनने के लिए आप स्कूल बुला रहे हो। जी, आपको जो आप किताब पढ़ते हो और किताबें खुलवाने वाला उनको पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है। केवल बच्चे भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो इससे शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं हो सकती। आपकी जो रैंकिंग है, आपके जो आंकड़े आप बढ़ते रहे बढ़े, लेकिन इससे स्थिति बदलेगी नहीं। स्थिति बदलने के लिए कोई ठोस कदम आपको करना होंगे, उसको आपको शिक्षकों की भर्ती करना होगी, उसके बाद ही कुछ आपको रिजल्ट नजर आएगा। जी। जी हाँ, भोजन कराना ही उद्देश्य नहीं है। भोजन के पीछे जो मंशा है वो यही है कि बच्चे स्कूल में आए और पढ़ें और लगातार वो वहाँ मौजूद रहे, लेकिन वो मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। प्रवीण जी, जो अभियान अभी ये शुरू कर रही है सरकार, 15-15 का जो टारगेट दिया है बच्चों का, इसको लेकर शिक्षक संघ का विरोध भी शुरू हो गया है। वो नहीं चाहते कि संक्रमण के काल में ये अभियान चले और घर घर जाना पड़े। तो फिर ये कैसे पूरा होगा जब शिक्षक ही इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संघ ही इसका विरोध कर रहा है, तो कैसे पूरा होगा? देखिए, विरोध तो लाजमी है। जी, आज जो समाज में, देश में जो माहौल बना हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर तक नहीं जा रहे हैं, जी, जी, है ना? घर परिवार के लोग एक दूसरे के किनारे, जिसको बीमारी हो रही है, जी, उसके भय से। जी, ऐसे में आप सोचो कि शिक्षक जाए, ये मुझे लगता नहीं कि ये आज के समय में, खासकर अभी जो आप एक तरफ आप भय बना रहे हो, दिखा रहे हो कि तीसरी लहर आने वाली है, जी, उसकी आप जी, तैयारी कर रहे हो, और आप शिक्षकों से कह रहे हो कि आप घर घर जाओ, गाँव गाँव जाओ। कई गाँवों में स्थितियाँ बहुत खराब है। जी हाँ, तो ऐसे में शिक्षकों का बचना और उनका विरोध करना स्वाभाविक है, स्वाभाविक। लेकिन जो व्यवस्था है उनको ठीक करने के लिए कुछ न कुछ कदम और नीति अपनाना पड़ेगी आपको। जैसे आप दूसरे काम ऑनलाइन और वर्चुअल मोड पे कर रहे हो, जी, इसको करना पड़ेगा, लेकिन समस्या वही है कि गाँव के बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, गाँव के बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। जी तो हाँ, आपका कोई भी प्रयास उस दिशा में, अगर आप वर्चुअल मोड पे जाके आप सोचो कि आपका अभियान सफल हो जाएगा, बच्चों से आप संपर्क कर सकेंगे टीचर, ये भी आपकी डेट में आपकी जो टेक्निकल लेकुना है जी, वो होना पड़ेगा। इसको आपको कहीं ना कहीं इसको पंचायत पे सिंगुलर बिठवा के, जो मुनादी बिठवाई जाती थी पहले के जमाने में, जी, जी हाँ, उस ढंग से आपको अभियान चलाना पड़ेगा। जी, आप चाहो कि शिक्षक के भरोसे सब कुछ हो जाए, स्कूल भी चल जाए, बच्चे स्कूल भी आ जाए, ये संभव नहीं है। और आप शिक्षकों पे कितना लोड जी हाँ, डालोगे? पहले ही बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो, चाहे वो जनगणना का काम हो। अब तो कोरोना में भी उनको लगाया गया था। कोरोना में तो आपने जो है अंतिम संस्कार जितने हुए आपने शमशान में खड़ा कर दिया शिक्षकों को। जी, आपकी शराब आपका ही नीति आपकी सफल नहीं बनी, तो आप शिक्षकों को शराब पिटवाने तक का आप निर्णय कर लेते हो। ऐसी व्यवस्था में शिक्षकों को आपको पूरी तरह सुविधा देना पड़ेगी, और एक शिक्षा के भरोसे आप चाहो कि पूरा गाँव मोटिवेट हो जाए, ये संभव नहीं है। जी, आप अगर चाहते हैं कि आपके स्कूलों में प्रवेश संख्या बढ़े, प्रवेश अनुपात बढ़े, आपकी रैंकिंग
जी हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं आप। अगर आपको इसको जन अभियान बना के आप काम करना पड़ा, जिस तरह से आपने कल वैक्सीनेशन के लिए आपने मुहिम चलाई, सरकार ने, संगठन ने, जो बच्चे हैं तुमने मिलकर, इसी तरह का जनमानस जन अभियान बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये बात भी है प्रवीण जी की, ये प्रवीण जी ये भी एक बात है कि ये एक दिन दो दिन के लिए नहीं कि अभियान चलाया और रीतिश्री हो गई। इसके लिए लगातार जो है सरकार को कदम उठाने होंगे, लगातार सतत ये कार्यक्रम चलाने होंगे, तभी ये चीज आगे बढ़ पाएगी। देखिए, आप चाहेंगे डेडलाइन बना के आप कहते हैं कि एक डेडलाइन करना है, जी तो वो सिर्फ आंकड़े बनने की बाजीगरी हो जाएगी। जी हाँ, जैसे आज आप घोटाला देखते हैं कि यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला हो गया, जैसे आप देखते हैं मध्याह्न भोजन में घोटाला हो गया, जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम में जो घोटाला हो गया, ऐसे ही आप अगले आने वाले सालों में पढ़ेंगे कि एडमिशन में घोटाला हो गया। पहला इससे आगे दिखाए सर्वे में वो जी हाँ, कन्वर्ट हो पाए, इसके आगे भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्वच्छता रहे, स्वच्छता रहे, तो आपको इसको पूरे अंतर्मन से और एक जन अभियान, जन आंदोलन के तौर पर, सशक्त अभियान के तौर पर इसको देखना होगा, बढ़ाना होगा, ताकि जो है समाज भी आपके काम में आगे आए, प्रवीण जी वरना सरकारी योजना बन के रह जाएगी। जी प्रवीण जी 30 जून तक का समय सीमा निर्धारित की गई है इसमें, ये जो टारगेट पूरा करने के लिए, तो आपको लगता है कि इतने कम समय में ये पूरा कर पाएंगे? अभी टारगेट मैं कह रहा हूँ कि मैं कहा आपका स्कूल 1 जुलाई को शुरू होता है, आपका नया सत्र। आप अगर इसको अप्रैल से शुरू कर दें इस काम को, और चूंकि 2 साल से लॉकडाउन के कारण पूरा काम चल रहा है, तो आपको लगता है कि इस बार आप 30 जून की डेट में तो कहीं भी आप इस टारगेट को या अपने मिशन को 15 दिन से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक टीचर के लिए। या ये कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है कि एक दो दिन के लिए चला लिया, 10 दिन के लिए चला लिया, ये सतत चलने वाला काम है। जी, आप ये कह रहे हैं, इसको आपको एक कंटिन्यूटी देना पड़ेगी, जी आपको विस्तार देना पड़ेगा, तभी आपका ये अभियान जन जन तक पहुंचेगा। और आप, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत हो गई विश्वास की, जो सरकारी स्कूल है उन पर विश्वास करने वाले और उनसे जी हाँ, जुड़ने वाले जो लोग हैं बहुत कम है। रह गए, या एक विशेष वर्ग ही वहाँ जो समाज का है वो वहाँ पहुंच रहा है। आप चाहें अगर इसको पूरे गाँव से, पूरे शहर से को जोड़ना है, समाज से जोड़ना है, तो आपको स्कूलों में सुविधाएं, आपका स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदलना पड़ेगा, आपको आकर्षक बनाना पड़ेंगे स्कूल। और उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपके स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, नामी टीचर हर स्कूल में कम से कम हो, जैसी पहली व्यवस्था होती थी कि एक टीचर के नाम पे स्कूल में बच्चे एडमिशन। यदि इच्छा शक्ति हो तो दिल्ली में भी काफी बदतर स्थिति थी। दिल्ली सरकार ने काफी मेहनत करी और स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई, और कई राज्य के जो है शिक्षा विभाग का अमला जाके वहां पे देख के भी आया, और वाकई वो लोगों को भी नजर आया कि अच्छा, तो ये तो इच्छा शक्ति की है कि यदि एक बार ठान लिया जाए कि नहीं सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है, तो वो भी बेहतर बन सकते हैं। देखिए, समाज आज भी तैयार है आपके साथ, स्कूल खासकर स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए। जी गाँव में जाके देखेंगे आप, दिल्ली से अभी बात मॉडल है, मध्य प्रदेश में भोपाल में भी कई स्कूल ऐसे मिल जाएंगे जिनमें जन भागीदारी से आज जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जहाँ पूरी सब बच्चों की सुविधाएं प्राप्त है, वो तो आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, इसको आपको समाज का और जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा, और आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल भी कुछ कर सकते हैं, वरना अभी जो धरना चल रहा है, गिरावट लगातार जारी रहेगी। और हमें लगातार यही सुनने मिलेगा कि आज इस साल ये अभियान चल रहा है, उस साल वो अभियान चल रहा है। कि आपको आपको स्कूलों को प्रयोगशाला जो आप मान के चल रहे हो पिछले कई सालों से कि लगातार प्रयोग चल रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा, और शिक्षकों को उनकी क्वालिटी बढ़ाने पे आपको जोर देना चाहिए। टीचर क्वालिटी पे आपको आपका फोकस होना चाहिए, अपने आप बच्चे आने लगेंगे। बात ये है कि 33,87,000 का टारगेट पूरा करना है 30 जून तक पूरे प्रदेश में, और प्रदेश में 26,977 शिक्षकों के पद खाली, और ये जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। एक बड़ी विडंबना है और विरोधाभासी बातें भी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने टीचर को ओवरलोडेड कर दिया है। जी ओवरलोडेड टीचर है वो। आज आपकी कोई भी आप मुझे लेके आते हो तो सबसे पहले वो विरोध में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने सर्व शिक्षा अभियान में इतने टीचर बढ़ा दिए हैं, मध्याह्न भोजन से लेके, गणवेश से लेके, साइकिल से लेके, कि आज वो पूरा टीचर जो है केवल रजिस्टर भरने के काम में लगा हुआ है। सरकारी स्कूलों में टीचर के पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहा है। जी उसके
कि अगर आप कोई हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है तो वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए उससे ऊपर के अधिकारी जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी आपने ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बाकी की सुविधाएं हैं उन सब के बगैर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, और उसके ज़्यादा जरूरी, इन सबसे भी ज़्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति। जो इच्छा शक्ति होगी तभी ये सारी चीज़ों में सुधार होगा। और ये एक दिन का या 2 दिन का या 10 दिन का एक पखवाड़े का अभियान नहीं, ये सतत चलाने वाले अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी आपका। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार की महिला पुलिस वॉलंटियर योजना फिलहाल मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हो रही है। इस योजना की दूसरे राज्यों में स्थिति देखने के बाद ही इसको मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। इस योजना के तहत गांव और वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलंटियर बनाई जाना है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में होने वाली कार्रवाई में सहायता करेगी। इन महिला वॉलंटियर को हर महीने 1000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। यह स्कीम कितनी सार्थक रहेगी, इस बात की जानकारी पुलिस विभाग को अभी नहीं है। इसी वजह से राज्य सरकार ने तय किया है कि पुलिस मुख्यालय इस योजना को लेकर पूरी जानकारी एकत्र करेगा। इसके बाद इस योजना का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद ही तय होगा कि योजना प्रदेश में लागू करना है या नहीं। जिन राज्यों में यह योजना चल रही है उसकी पुलिस मुख्यालय स्टडी करवाएगा। इस स्टडी में आए परिणामों के बाद ही तय होगा कि यह स्कीम मध्य प्रदेश में लागू की जाए या नहीं। केंद्र सरकार की यह योजना देश के अधिकांश राज्यों में लागू नहीं है। पुलिस मुख्यालय सबसे पहले यह पता कर रहा है कि देश के किन किन राज्यों में यह योजना लागू है। इसके बाद यह पता करने के लिए एक टीम उन राज्यों के अफसरों से बातचीत कर योजना का मैदान पर असर पता करने के लिए जाएगी। यदि मैदान में इसका असर बेहतर दिखा तभी प्रदेश में इस योजना को लागू किए जाने पर विचार किया जाएगा। अन्य राज्यों के अध्ययन के बाद इस योजना पर निर्णय लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय जल्द ही एक टीम अन्य राज्यों में भेजेगी। उससे पहले ये पता किया जाएगा कि किन किन राज्यों में ये योजना लागू है। हालांकि केंद्र सरकार की ये सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन इसको किस तरह से लागू किया जाए इसमें कठिनाई है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। बारिश के शुरू होते ही प्रदेश के कई बड़े बांधों की चिंता जल संसाधन विभाग को सताने लगी है। इसके चलते 50 साल की आयु के करीब 35 बांधों को इमरजेंसी स्टेटस पर रखा गया है। दरअसल इनका मेंटेनेंस 4 से 12 साल पहले हुआ था। वहीं 100 साल पहले अंग्रेजों के समय बनाए गए कई बांध आज भी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। यह जानकारी हाल ही में हुई साधिकार समिति की बैठक में सामने आई। विशेषज्ञों के अनुसार दशकों पहले अंग्रेजी हुकूमत के समय निर्मित कई बांधों को सिर्फ भूकंप का खतरा है, क्योंकि इनमें कुछ की आयु 100 साल पार हो चुकी है। इधर बांध सुरक्षा कमेटी ने 35 बांधों को इमरजेंसी कैटेगरी में रखते हुए इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को वर्षों पहले सौंपी थी। कमेटी ने गांधी सागर को लेकर वर्ष 2000 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन अन्य बांधों की रिपोर्ट 2005 से लेकर 2008, 2010, 2013, 2014 और 2017 में सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने करीब 35 बांधों को इमरजेंसी स्टेटस पर रखा है। इनका मेंटेनेंस जल्द नहीं कराया गया तो बारिश के समय दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश में 250 से अधिक छोटे बड़े बांध हैं। इन बांधों के जरिए ही करीब 35 से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। इनमें सबसे ज़्यादा बांध जल संसाधन विभाग के अधीन है, जबकि एनवीडीए द्वारा निर्मित बांधों की संख्या 1 दर्जन से अधिक है। इनमें कुछ बड़े बांध 1 दशक से पहले ही बनाए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक आयु के बांध सिंचाई विभाग के मेंटेनेंस में आते हैं। बारिश के समय इन सभी बांधों के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग की है। प्रदेश के जिन बांधों को इमरजेंसी स्टेटस पर रखा गया उनमें तवा डैम, कोलार डैम, गांधी सागर, संजय सरोवर, इंदिरा सागर भी शामिल हैं। सुरक्षा कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने जो बांध थे उनको इमरजेंसी स्टेटस पर रखा है।
उम्मीद है कि जल संसाधन विभाग ने जिन बांधों को इमरजेंसी स्टेटस पर रखा है उनकी जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसके लिए जल संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही मंजूरी के लिए आला अफसरों के पास भेजा जाएगा। कई बांध हैं जिनकी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 250 से अधिक छोटे बड़े बांध हैं। तवा डैम, कोलार डैम, गांधी सागर, संजय सरोवर, इंदिरा सागर भी इमरजेंसी स्टेटस पर हैं। अंग्रेजी हुकूमत में बने बांध ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। सीमेंट कंक्रीट से बने बांध का हर 3 साल में मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा बांध के जानकार इंजीनियरों का कहना है। अब बात करेंगे इनसाइड राजतंत्र के खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ कलेक्टरों को अपनी कुर्सी छीनने की आजकल चिंता सता रही है। हालात यह है कि इन कलेक्टरों को रात में नींद नहीं आ रही। दरअसल पिछले दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र के एक कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर सीएम ने अच्छी खासी डांट पिलाई थी। इसके बाद इनके तबादले की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तबादले की भनक लगते ही कलेक्टर साहब अपने ज़िले में रहने वाले मंत्री की शरण में पहुंच गए। हालांकि कलेक्टर साहब पहले मंत्री जी को ज़्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन कलेक्टर साहब ने मौके की नज़ाकत को समझा और मंत्री जी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। मंत्री जी की तो मन की मुराद पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने भी तत्काल कलेक्टर साहब पर हाथ रख दिया। कलेक्टर साहब के सिर से फिलहाल तबादले का संकट टल गया। यह सबक दूसरे जिलों के कलेक्टर ने भी सीख लिया। जिनके सिर पर तबादले की तलवार लटक रही है, वे सभी अपने ज़िले में रहने वाले मंत्रियों की शरण में पहुंच गए। इन सभी कलेक्टरों को उम्मीद है कि मंत्री की शरण में जाने से उनकी कुर्सी बच जाएगी। चंबल क्षेत्र के एक बड़े ज़िले के कलेक्टर और राजधानी भोपाल से लगे एक ज़िले के कलेक्टर ने अपने यहाँ के मंत्री को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। इन कलेक्टरों को मानना है कि उनके ज़िले के निवासी मंत्री प्रभावशाली हैं। वे इन पर तबादले की आंच नहीं आने देंगे। अब देखते हैं कि ये मंत्री इन कलेक्टरों के मंसूबों पर कितना और कब तक खरे उतर पाते हैं। इसका खुलासा भी भविष्य में होगा। लोगों का कहना है कि फ़िलहाल तो ये सभी कलेक्टर अपनी पैतरेबाजी में सफल होते दिख रहे हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।